हेलो एवरीवन। अगर घर में किसी एक व्यक्ति की तबीयत खराब हो जाती है तो आप उस व्यक्ति को दोष देते हैं कि शायद इसने अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, ये बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाता है या कुछ इसने ऐसा खा लिया होगा जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब है। यदि उस घर के दो व्यक्तियों की तबीयत खराब हो जाती है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद पहले व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आ गया या उसके कांटेक्ट में आ गया जिसकी वजह से इसकी भी तबीयत खराब हो गई है। पर यदि उस घर के 4 या 5 लोगों की तबीयत खराब हो जाती है साथ ही में ही, तो फिर आप घर की तरफ ध्यान देने लग जाते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे घर पे कुछ ऐसा खाना बन रहा है जो सही नहीं है, या फिर घर में कोई इन्फेक्शन है, घर में कोई समस्या हो गई है, वास्तु खराब है। तो आप फिर घर में ढूंढने लग जाते हैं। इंडिया के केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, जहां पर शादीशुदा विमेन अपने हस्बैंड्स की डेथ प्लान कर रही हैं, उनको मर्डर कर रही है और बहुत ही अतरंगी तरीकों से ये प्लान को अंजाम दे रही है। किसी ने उन्हें हनीमून पे ले जाके मार दिया, किसी ने 25 दिन तक उनके खानों में जहर मिलाया जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई, किसी ने एक सीमेंट की बोरी में, एक ड्रम में सीमेंट में उनकी लाश को काट के गाड़ दिया। ऐसे बहुत सारे अतरंगी केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। हाल ही में ये डिबेट फिर से स्पार्क हो गया कि औरतें मजबूरी में शादी क्यों कर रही हैं जब उन्हें अपने पति की हत्या ही करनी है। मैं बात कर रही हूँ मेघालय के मर्डर केस की, जिसमें इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय गए थे। वहां पर सोनम ने, मतलब अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि सोनम ने अपने हस्बैंड की डेथ के लिए 3-4 लोगों को हायर किया था। इसका रीजन क्या है वो सब अभी हमें नहीं पता है, और सोनम के घर वाले मना भी कर रहे हैं कि ऐसा वो नहीं कर सकती हैं, ये गलत इंक्वायरी है, मेघालय पुलिस ने गलत कंक्लूड कर दिया है। पर बाय ऑल मीन्स, और जितने क्वेश्चंस हम रेज कर रहे हैं, जितने सबूत हमें मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है, उससे ऐसा लग रहा है कि शायद सोनम ने ये मर्डर प्लान किया था। इसमें उन्होंने अपने हस्बैंड की डेथ करा दी। ये केस नंबर 1 है। इसकी छोटी छोटी डिटेल्स मैं नहीं कवर कर रही हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू हाईलाइट अ पैटर्न। ये एक स्टैंड अलोन केस नहीं है, ऐसा पहले भी हुआ है और ये सब रीसेंट केसेस हैं। बहुत सारे केसेस तो आपको पता भी होंगे। ये है मुस्कान, जिन्होंने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड की डेथ करा दी। ये वही है जिन्होंने नीला ड्रम को फेमस कर दिया है। इस केस में मुस्कान ने अपने हस्बैंड की लाश को टुकड़ों में करके और एक नीले ड्रम में छुपाने की कोशिश की थी। तीसरा जो केस है वो है उडुपी का केस, कर्नाटका का, जिसमें प्रतिमा ने अपने हस्बैंड, ये सब उनके लवर्स के फोटो है बाय द वे, हस्बैंड नहीं है। प्रतिमा ने अपने लवर के साथ मिलके अपने हस्बैंड की डेथ कुछ इस तरह से प्लान की कि उन्होंने पिछले 25 दिन तक अपने हस्बैंड के खाने में जहर मिलाया। थोड़ा थोड़ा जहर मिला के उनकी तबीयत खराब हो गई, और जब पूरी तरह से उनकी जान नहीं गई तो उन्होंने उनका गला घोट दिया। इस तरह के केसेस जो हैं वो कहीं ना कहीं हाईलाइट करते हैं कि औरतें इतनी बहादुर कब से हो गई। ये है हरियाणा का केस, जिसमें इन्होंने अपने हस्बैंड की लाश बोरी में बांध के उसको नाली में बहा दिया, और इसकी सीसीटीवी फुटेज भी अवेलेबल है। ये स्टैंड अलोन केसेस नहीं है, दे हाईलाइट अ पैटर्न। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंडिविजुअल या फिर उनके हालातों को ही क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है कि इंडियन सोसाइटी में कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से इस तरह का पैटर्न उभर के आ रहा है। और ये कोई बहुत पुराने केस नहीं है, मुझे बहुत मेहनत नहीं लगी इनको ढूंढने में, बहुत आसानी से मुझे टिप्स पे याद थे ये केसेस। तो व्हाट इज रॉन्ग विथ आवर सोसाइटी? क्या प्रॉब्लम है कि लोग शादी तोड़ नहीं रहे हैं, पर लोग जो शादी में इन्वॉल्व इंसान है, जो हस्बैंड है, उसको मारना सही समझ रहे हैं। क्यों डिवोर्स से ज्यादा प्रायोरिटी वो मर्डर को दे रहे हैं? ये तो हमारी सोसाइटी को लेकर एक गहरा सवाल रेस कर रहा है। इसके क्या रीजंस हैं, ये पैटर्न के क्या रीजंस हैं, हम बात करते हैं इस बारे में। दिस इज नॉट द एम्पावरमेंट वी वर लुकिंग फॉर। हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं कि औरतों को शिक्षा का अधिकार हो, उनको एम्प्लॉयमेंट में अच्छे अवसर मिले, इन सब की बात हम करते हैं। पर ये जो नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो सोशल मीडिया पे लोग फिर हाईलाइट कर रहे हैं कि हमने शायद, हमारी लड़कियां छोरों से कम नहीं है, देखो मर्डर में भी आगे हैं। बट दिस इज अ नेगेटिव ट्रेंड।
बात करते हैं हम इसके बारे में फर्दर कि व्हाट आर द रीजंस। पर उसके पहले मैं हर बार अपने करंट अफेयर्स के वीडियो में अंत में एक MCQ देती हूँ, जिसका जवाब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप कमेंट्स में दें, और जो लोग इसका जवाब सही देते हैं उनका मैं नाम अनाउंस करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा जो पहला वीडियो, मतलब इसके पहले जो वीडियो था वो था इंडियन सेइंग नो टू जॉब्स, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट था। इसमें जो क्वेश्चन पूछा था वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर था, और जिन लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, जिन लर्नर्स ने इसका सही जवाब दिया है, वो है ओमकार चौधरी, माधव, रूपाली और अवेल द नॉलेज। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, आप सही दिशा में जा रहे हैं, आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। इस वीडियो के अंत में भी एक MCQ है जिसका आंसर आपको ABCD के फॉर्मेट में कमेंट में देना होगा। हम वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। मेरी जो एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो इसी तरह के सब्जेक्ट्स में है, जिसमें सोशोलॉजिकल एनालिसिस, सोसाइटी में क्या चल रहा है, समाज न्याय कर रहा है या नहीं, इस बारे में बात होती है। बेसिकली सोशोलॉजी, इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस में मैं डील करती हूँ। हमारा ऑप्शनल कोर्स भी 12 जून से लाइव हो रहा है, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, MM05 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ऑप्शनल हैं जिनका स्टार्ट डेट आप देख सकते हैं यहाँ पर ही। वी ऑफर ऑल ऑफ दिस। अच्छा, अगर आपको पेड कोर्स नहीं भी लेना है तो इसी चैनल पे हम सोशोलॉजी का एक सीरीज चालू किए हैं, जिसमें हम NCERT पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे, और वो सीरीज इस तरह से डिजाइंड है कि अंत में आप खुद एक आंसर लिखकर मुझे सबमिट करेंगे। तो आप अगर सोशोलॉजी ऑप्शनल लेने में दिलचस्पी रख रहे हैं, या फिर आपने 2-3 ऑप्शनल शॉर्टलिस्ट किए हैं जिसमें शायद सोशोलॉजी आप ले सकते हैं, तो दिस इज द राइट इनिशिएटिव फॉर यू। आप वो क्लासेस फ्री में देख सकते हैं। वो क्लासेस रोज शाम 7 बजे हो रही हैं, जिसमें आज मैं NCERT पढ़ाने वाली हूँ। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी के अलावा GS में से भी अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। 19,999 में कोर्स अवेलेबल है, जिसमें 12 महीने का एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। एनरोल करने के लिए आपको कोड MM05 का इस्तेमाल करना होगा, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। GS की जो बैचेस हैं वो आप देख सकते हैं अपने टारगेट ईयर के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, अगर आप 2027 की बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि आप 2027 में UPSC लिखने वाले हैं, तो आप आगाज बैच में खुद को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप बाइलिंगुअल में पढ़ना पसंद करते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स। अगर आप 2027 के हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए संभव बैच है। फाउंडेशन जो है 2026 का वो भी स्टार्ट हो गया है, जिसमें क्लासेस लाइव है और ये इंग्लिश में है। नाउ बाइलिंगुअल का 2028 का बैच भी है। अगर आपका 2028 का टारगेट ईयर है, उस बैच का नाम है नीव। तो आप अपने टारगेट ईयर के हिसाब से अपनी क्लासेस में एनरोल कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक कि हमारी सोसाइटी के ऐसे क्या ट्रेंड्स हैं जिसके कारण ये पैटर्न देखने को मिल रहा है। व्हाट आर द इश्यूज विद आवर सोसाइटी। सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि ये इशू सिर्फ समाज के लेवल पे ही नहीं है, ये इश्यूज जो हैं वो इंडिविजुअल के ही हैं, क्योंकि हम सब तो क्राइम नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, तो इंडिविजुअल की भी प्रॉब्लम है, पर समाज कहीं ना कहीं इस प्रॉब्लम को और हाईलाइट कर रहा है। क्या प्रॉब्लम है समाज में, हम वो देखते हैं। ये कोई पैशन वाले क्राइम नहीं है कि हीट ऑफ द मोमेंट में कर दिया, बहुत गुस्सा आया तो कर दिया। ये प्लान्ड चीजें हैं। ये ऐसा क्यों हो रही है? क्योंकि फैमिली प्रेशर के चलते लोग अपनी मर्जी से शादी नहीं कर रहे हैं, उनकी इच्छा चलने नहीं दी जा रही है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी राइज देखने को मिलता है हमें। तो फैमिली प्रेशर है, फोर्स्ड चॉइसेस है। हमारे यहाँ पर मैरिज को लेके कास्ट अभी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लोग चाहते हैं कि उनकी कास्ट में ही शादी हो, और ये प्रेशर के चलते बहुत सारे लोगों को अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करना पड़ता है। इस पॉइंट पे मैं हाईलाइट करूंगी कि मैं किसी भी मर्डर को जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, पर जो मैंने एनालॉजी शुरुआत में दी थी कि जब ऐसे पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, जब ऐसा स्टैंड अलोन केस नहीं है कि किसी एक इंसान ने ऐसा कर दिया है, बार बार आपको लोग ऐसा करते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोसाइटी का मिस्टेक भी एनालाइज करना पड़ेगा। आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनी सॉर्ट ऑफ मर्डर थ्रू दिस, पर अगर प्रॉब्लम है तो उसे एड्रेस करनी पड़ेगी। लोग जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। कास्ट का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है शादी में, जिसे हम एंडोगेमी कहते हैं, कि लोग चाहते हैं कि उनकी कास्ट में ही शादी हो। इस वजह से इस तरह के क्राइम ज्यादा देखने को मिलते हैं। मैरिज जो है
अब यहाँ पर एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रही हूँ जो आपको ध्यान से समझना होगा। डिवोर्स लोग नहीं ले रहे क्योंकि डिवोर्स अभी भी एक टैबू है हमारी सोसाइटी में। गैस कीजिए हमारा डिवोर्स रेट कितना होगा, मतलब कितनी शादीशुदा लोग डिवोर्स लेते होंगे। इट्स जस्ट 1%। इंडिया का डिवोर्स रेट वन ऑफ द लोएस्ट है और ये अभी रिसेंट में इंक्रीज हुआ है। ये भी इंक्रीज्ड नंबर है, मतलब कुछ रिपोर्ट्स में 1.5% के आसपास भी लिखा है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये 2% से ज्यादा नहीं है। पर क्या सबकी शादी इतनी अच्छी चल रही है? नहीं। पर डिवोर्स लोग नहीं ले रहे क्योंकि हमारी सोसाइटी में डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं है, इसके आसपास बहुत सारे स्टिग्मा है, तो डिवोर्स लोग ले नहीं रहे। शादी जो है उसकी इज्जत वो कर नहीं रहे हैं। शादी कर ली, घर वालों के प्रेशर से शादी कर ली, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं, कुछ नहीं तो पति को ही जान से मार दिया है। इस तरह की चीजें जो है देखने को मिल रही है। मतलब हमारी सोसाइटी कहीं इस तरीके पे है जहां पे डिवोर्स ले नहीं सकते, शादी जो है उसकी इज्जत है नहीं आपकी नजरों में, तो आप क्या कर रहे हो, कुछ बीच का रास्ता और क्राइम कर रहे हो। ये कौन सा बीच का रास्ता हुआ? क्राइम मतलब आप मैरिज डिवोर्स नहीं लेते हुए आप क्राइम करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ से एक बात हाईलाइट हो रही है कि हमारी सोसाइटी में लोगों को लगता है कि क्राइम करके वो बच सकते हैं। अगेन अ ग्रेव कंसर्न, क्योंकि इतनी आसानी से लोग, डिवोर्स तो आप ले सकते हो ना, पर वो नहीं ले रहे, क्राइम कर रहे हैं। तो हमने ये 4 पॉइंट्स कवर कर लिया। अब लेट्स टॉक अबाउट वुमेन्स रोल। ये जो केसेस हैं, आपको ये समझना होगा कि ऐसा नहीं है कि मर्डर सिर्फ औरतें ही कर रही हैं, लड़के भी मर्डर कर रहे हैं अपने स्पाउसेस का। पर जब औरतें इस तरह की चीजें करती हैं तो उसे ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो ट्रेडिशनल रोल हमने माना था कि वो केयरिंग होती हैं, वो नर्चरिंग होती हैं, वो ध्यान रखने वाली होती हैं, वो अबला हैं, ये सारे स्टीरियोटाइप तोड़ के ऐसे क्राइम निकल के आते हैं। तो इनको सेंसेशनलाइज ज्यादा किया जाता है, इनको फुटेज ज्यादा मिलता है, मीडिया में इनकी बातें ज्यादा होती हैं। इस वजह से भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि यू हैव टू टेक एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया ट्रेंड है, औरतें बहुत आगे निकल रही हैं, औरतें भी सफर कर रही हैं। टाइम एंड अगेन ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां औरतों ने सफर किया है, पर क्योंकि विमेन के स्टीरियोटिपिकल रोल जो हमने डिसाइड किया था कि वो केयरिंग होंगी, उससे अलग हो जाता है ये। दैट्स व्हाई दे बिकम सेंसेशनलाइज्ड। इतना ज्यादा जो फुटेज मिलता है इन सारे केसेस को, इस वजह से है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लीगल फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स हैं, सोशल फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, लीगल फैक्टर की बात करते हैं क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि क्राइम करके वो बच सकते हैं। क्यों लगता है? क्योंकि करप्शन है इंडिया में। अभी हमारे एक जज को इम्पीच करने की बात चल रही है मॉनसून सेशन में, जस्टिस वर्मा जिनका नाम है। तो करप्शन है, इसके लिए उनको ऐसा लगता है कि वो पुलिस को खरीद सकते हैं, वो जजेस को खरीद सकते हैं, हमारा सिस्टम इतना एफिशिएंट नहीं है कि न्याय होगा, उनको वो पकड़े जाएंगे, इस तरह की चीजें नहीं है। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि वो क्राइम करके बच सकते हैं और इसीलिए वो क्राइम करते हैं। ये सिंपल सा फंडा है इसमें। अब ये भी तो हमारी प्रॉब्लम ही है, हमारा जो सिस्टम है वो इनएफिशिएंट है। पर आप कहेंगे कि इन सारे केसेस में तो न्याय हो गया है, ये तो केस हाईलाइट हो गए हैं, पता नहीं कितने तो पता ही नहीं चलते हैं। ठीक है, तो सिस्टम में प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बच रहे हैं, इस वजह से लोग क्राइम कर रहे हैं। क्रिमिनलाइजेशन जो है वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कन्विक्शन इतना स्ट्रांग नहीं है, सिस्टम इनएफिशिएंट है। अब एक और जो तीसरा फैक्टर है जिसके बारे में बात करना चाहूंगी, एक तो सोशल फैक्टर हाईलाइट कर दिए, एक लीगल फैक्टर हाईलाइट कर दिए, तीसरा जो फैक्टर है जिसके कारण ऐसे केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं वो है टेक्नोलॉजी। देखो, हर लेवल पे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे बढ़ गई है। इसके चलते लोगों को क्राइम करने के आइडियाज मिलते हैं। क्राइम करने के लिए जो लॉजिस्टिक्स चाहिए कि शूटर चाहिए अगर, या फिर पॉइजन चाहिए, वो अरेंज करने के लिए टेक्नोलॉजी आपका मदद करती है। तो एक तो ये रीजन हो गया कि टेक्नोलॉजी क्राइम को बढ़ावा दे रही है। दूसरा जो टेक्नोलॉजी का एंगल है वो ये है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ही क्राइम्स पकड़ में भी आते हैं। क्योंकि अगर हम मेघालय का केस देखें तो उसमें सीसीटीवी फुटेज के थ्रू, जीपीएस ट्रैकर के थ्रू, इन सारी चीजों से लोकेशंस का पता लगाया गया है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो दोनों तरह से इस्तेमाल हो रही है। क्रिमिनल्स भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके क्राइम कर रहे हैं, सर्विलेंस के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पुलिस जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपना जो भी सिस्टम है उसे इम्प्रूव करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। तीसरा एंगल ये भी है कि आप और नए लोगों से मिलते हैं, डिजिटल एक्सपोजर इतना ज़्यादा है कि नॉर्मल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिल जाता है। पहले लोग एक दूसरे को इतना जानते ही नहीं थे, पहले लोग इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते ही नहीं थे कि अपना ओपिनियन दे दें। ये सारे बदलाव जो हैं वो सोशल मीडिया के कारण या टेक्नोलॉजी के कारण आ रहे हैं। इससे एक और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो होती है मीडिया ट्रायल की, कि कोर्ट को बहुत ज़्यादा दबाव हो जाता है पब्लिक ओपिनियन पे सकम करने के लिए। मतलब कोर्ट में मामला जाए, इन्वेस्टिगेशन हो, उसके पहले जनता अपना डिसीजन सुना देती है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी का रोल हमारी सोसाइटी में जो है वो हाईलाइट करती है। अब बात करते हैं हम इस एमसीक्यू की। ये जो क्वेश्चन है वो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर ये करंट अफेयर्स में एक न्यूज़ चल रही है जिससे रिलेटेड है। Who is said to become the second Indian to travel to space and the first Indian to visit the International Space Station? इन चारों में से कोई एक इंसान है जो पहली बार इंडिया से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जा रहे हैं और दूसरी बार स्पेस में जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप मेरी माने तो इससे आसान क्वेश्चन नहीं होगा। इसका आंसर आप ABCD करके कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपके लिए तो और ही आसान हो जाएगा। आपको आज की जो भी इन्फॉर्मेशन है अगर वो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, बिकॉज नंबर ऑफ लाइक से हमें पता चलता है कि हम आप तक कुछ अच्छा पहुंचा रहे हैं। कमेंट में आंसर देना है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।